भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। अब आपका धार्मिक उन्माद फैलाने का जो साजिश और षड्यंत्र है वो नहीं चलने वाला है। मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे, यह आप खुलासा कर दीजिए, देश की जनता को तो पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभिमन्यु बताया है। महाभारत में जिस तरह से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था, उसी तरह से बीजेपी के तमाम षड्यंत्र को, तमाम जितनी साजिशें रची गई ताकि बिहार में जाति आधारित गणना रुकवाई जा सके, उन तमाम चक्रव्यूह को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उस ऐतिहासिक निर्णय को करके दिखाया, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और अब पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। ललन सिंह कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब नर्वस हो गए हैं, काफ़ी डर गए हैं और बीजेपी के लोग भी छटपटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्टेशन पर चाय बेचते थे? 2014 में उन्होंने कहा था कि वो चाय बेचने वाले के बेटे हैं। कहाँ चाय बेचते थे, किस स्टेशन पे? ललन सिंह पूछ रहे हैं, जरा सुनिए। कई तरह के षड्यंत्र हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। साथियों, हम सबों की मांग रही, लोकसभा में हम लोगों ने मांग किया, हम लोग सांसदों का 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 बार बिहार के विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सभी पार्टी के विधायकों, पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला और सब लोगों ने ये कहा कि 1931 के बाद, 1931 अंग्रेजों के समय के बाद आज तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। एक बार पता लगाना जरूरी है कि कि किस जात के, किस समाज के कितने लोग इस देश में हैं, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके उत्थान की कोई योजना नहीं बना सकते। और जब तक पिछले पंक्ति में खड़े लोगों का उत्थान नहीं होगा तब तक आप विकसित राज्य या विकसित देश का कल्पना नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार जी का और हम सबों की पार्टी का ये मांग रही, शुरू से मांग रही। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। केंद्र सरकार ने नकार दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका फैसला किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार में फैसला किया कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का तो अधिकार राज्य को नहीं है, लेकिन हम गणना कराएंगे, हम गिनती कराएंगे। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि हम जातीय गणना कराने के साथ साथ सभी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम गणना कराएंगे, उसका भी हम सर्वेक्षण कराएंगे। और सारे सर्वेक्षण हो गए। जब बिहार में जातीय गणना शुरू हुई, जब जातीय गणना शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से खड़ा होकर पटना हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करवाई, लोकहित याचिका दायर करवाई। लोकहित याचिका भी वैसा आदमी ने दायर किया जो गाजियाबाद का रहने वाला है। अब आप बताइए, गाजियाबाद के रहने वाले को बिहार के जातीय गणना से क्या मतलब था? लेकिन उनका उद्देश्य था इसको रोकना। अंततोगत्वा पटना हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया और विस्तृत आदेश पारित करके बिहार के सरकार के जो निर्णय थे जाति आधारित गणना कराने का, उस पर अपनी मोहर लगाई। और मोहर जब लग गया तब इन लोगों ने पर्दे के पीछे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि आपको क्या आपत्ति है भाई?
क्या समस्या है आपको बिहार में? अगर राज्य की सरकार ने अगर जातीय गणना कराने का फैसला किया तो आपको क्या दिक्कत है? लोगों ने कहा कि हमारा निजता का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या निजता का हनन हो रहा है इसमें? आप किस जात में आते से पैदा हुए हैं ये तो आपके पड़ोसी को भी मालूम है, ये समाज के हर व्यक्ति को मालूम है, आपके दोस्त मुहिम जितने हैं सबको मालूम है कि आप किस जात में पैदा हुए हैं। आपके पास गाड़ी है कि नहीं ये सबको मालूम है, आपके पास स्कूटर है कि नहीं सबको मालूम है, आपको पक्का मकान है कि नहीं ये सबको मालूम है। तो इसमें निजता का हनन कहां हो रहा है? कौन सा निजता का हनन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई इसमें स्थगित नहीं करने वाले हैं, राज्य सरकार जो काम करवा रही है वो करवाते रहेगी। और उसके बाद फिर जब अगला डेट आया तो अब क्या हुआ? पर्दा के पीछे से तो खेल खेल रहे थे, जब पर्दा के पीछे से खेल सफल नहीं हुआ तो अगले डेट पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ कहना है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या कहना है भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसका न सपोर्ट करते हैं, न इसका समर्थन करते हैं, न हम इसका विरोध करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना आप समर्थन करते हैं ना आप विरोध करते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहे कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकार है कि नहीं आप एफिडेविट फाइल करिए, हम देखेंगे, लेकिन हम कोई रोक नहीं लगाने वाले। तो उनकी मंशा थी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह रोक लगवाई जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और मोहर लगाया। और यह फैसला एक तरह से मौन सहमति हुई कि राज्य सरकार जो जातीय गणना बिहार में करा रही है वो सही है और उसको होना चाहिए। हो गया, रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गया। अब जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो पूरे देश में यह मांग होने लगी, हर राज्य में यह मांग होने लगी। राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ, राजस्थान में जातीय गणना कराने का निर्णय हुआ, कर्नाटक में मांग हो रही है, मध्य प्रदेश में मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में मांग हो रही है, झारखंड में मांग हो रही है। तो हम अभिनंदन अपने नेता का इसलिए करना चाहते हैं कि आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल है वो कमंडल दब गया और जातीय गणना आगे हो गया। अब आपका धार्मिक उन्माद फैलाने का जो साजिश और षड्यंत्र है वो नहीं चलने वाला है, उसमें आप शिकस्त हो गए। इसलिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी जी बड़ा घबराहट में है। मोदी जी का भाषण कहीं कहीं सुनिएगा, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका तेलंगाना का भाषण सुनिए, उनका अगले दिन मध्य प्रदेश का भाषण सुनिए, उनका छत्तीसगढ़ का भाषण सुनिए, तो उनके चेहरे के भाव को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब नर्वस हो गए, हताशा में है। और अगर हताशा में है तो उसका एक कारण है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है और 2024 का एजेंडा तय कर दिया है। तो हम इसलिए भी अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते हैं। हम इसलिए अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके एक एक कदम ने ऐतिहासिक। नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो देश में व्यापक रूप से चर्चित हो जाता है। बिहार में उन्होंने लागू किया पोशाक योजना, पूरे देश में चर्चा हो गई। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा।
ये हमारे नेता, तो ये आरक्षण के भी विरोधी हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करें कि समाज में आज आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सभी साथी को सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा चलता है उस धंधे से सतर्क रहने की जरूरत है, और उससे लोगों को सतर्क और उन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। ये पार्टी जो है मोदी जी खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी तो है ही कलाकार, लेकिन अरे यार हल्ला मत कीजिए, इस देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। वह 2014 में आप लोगों ने, उन्होंने क्या कहा, अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं। भाई हम फिर से कहना चाहते हैं, कई बार हम कह चुके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में अगर साहस है तो आप यह बताइए कि आप जिस समाज में पैदा हुए वह समाज पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, यह आप बताइए। तो जो पिछड़ा वर्ग घोषित ही हुआ 1999 में, तो अति पिछड़ा कहां से हो गया? और गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अति पिछड़ा वर्ग को आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग करके उसको सम्मानित करने का काम किया, और उसको पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग को अलग करने का काम किया। तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने यह काम किया है बिहार। सब दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं। आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिला के, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। और बिहार में अगर अति पिछड़े वर्ग की पहचान और अति पिछड़े वर्ग के प्रति न्याय का प्रारंभ, शुरुआत अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में किया। लेकिन मोदी जी भी बन जाते हैं अति पिछड़ा, और लोग भी उस भ्रम में फंस जाते हैं। अब बताइए ना, 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चाय बेचते थे। कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे आज तक उन्होंने नहीं बताया। हम फिर आज इस सम्मेलन के माध्यम से मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे, यह आप खुलासा कर दीजिए, देश की जनता को तो पता चल जाएगा। तो चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फ्यूज का पार्टी, कान में कुछ कुछ प्रचार करता रहेगा, इधर से उधर भ्रम फैलाता रहेगा। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए जमकर बरसे हैं ललन सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की, और जाति आधारित गणना की जो रिपोर्ट बिहार में प्रकाशित की गई है, इसके बाद पूरे देश में चर्चा है इसकी। और अगर बीजेपी कह रही है कि आंकड़ों में गड़बड़ी है, तो केंद्र सरकार पूरे देश में जाति जनगणना करा दे, आंकड़ों का पता चल जाएगा। ये बातें भी कही गई हैं। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।